हेलो बच्चों, इस2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री का। ये सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री क्या है? इस यूनिवर्स में वो सबसे स्मॉल पार्ट जिस पर हम लोग कोई एनालिसिस करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सिस्टम है। जैसे हमारे पास मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल पर कोई काम कर रहा हूँ, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को चला रहा हूँ, तो मोबाइल हमारे लिए एक सिस्टम है। हम वॉच पहने हुए हैं, वॉच पे हम लोग यहाँ पर कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, तो वॉच हमारे लिए सिस्टम है। ये फ़ैन है, ये फ़ैन ख़राब हो गई है, हम नीचे ले आए, फ़ैन को हम खोल के बना रहे हैं, तो फ़ैन हमारे लिए सिस्टम है। यानी कि हम लोग लैब में हैं, मान लो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम लोग एसिड बेस वगैरह डाल रखे हैं, तो ये टेस्ट ट्यूब हमारे लिए क्या है? एक सिस्टम है। यानी इस यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पर हम लोग कोई एनालिसिस, कैलकुलेशन, मेजरमेंट कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे डॉक्टर है, पेशेंट लेटा हुआ है हॉस्पिटल में, ओटी में लेटा हुआ है और उसका वो पेट फाड़ के इलाज कर रहा है डॉक्टर, तो जो पेशेंट है वो डॉक्टर के लिए एक सिस्टम है सर। नेक्स्ट हमारे लिए है यहाँ पर सराउंडिंग। तो जो एटमॉस्फेयर होता है, सिस्टम के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर होता है, उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं बताया यहाँ पे फ़ैन का, फ़ैन ख़राब हुआ, फ़ैन मैं बना रहा हूँ, फ़ैन हमारे लिए सिस्टम है। तो ये जो क्लासरूम है ये हमारे लिए सराउंडिंग है। लैब में आप हैं, लैब में आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में आपने इस टेस्ट ट्यूब में एसिड, बेस, सॉल्ट वगैरह ऐड कर रखा है, यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये टेस्ट ट्यूब अगर आपके लिए सिस्टम है, तो ये जो लैब है वो हमारे लिए क्या है? सराउंडिंग है। इसी तरह ओटी में अगर पेशेंट का डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, पेशेंट सिस्टम है, तो जो ये ओटी है वो हमारे लिए क्या है? सराउंडिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आया है बाउंड्री। वो रियल और इमेजिनरी वॉल जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। जैसे कि टेस्ट ट्यूब के मामले में अगर मैं बात करूं, तो टेस्ट ट्यूब के मामले में हम लोगों ने एसिड, वेस्ट वगैरह डाल दिया है टेस्ट ट्यूब में और यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये टेस्ट ट्यूब जो है हमारे लिए एक सिस्टम है। जो यहाँ पर हमारा लैब है वो हमारे लिए सराउंडिंग है। इस सराउंडिंग को, इस सिस्टम को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक वॉल है, ये इस समय रियल वॉल है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई ये रियल वॉल है, आप इसको देख सकते हो, टच कर सकते हो। इमेजिनरी वॉल भी होते हैं, जैसे कि अगर आप यूपी में हैं तो आप वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, बिहार, इन सब का अगर मैप में देखोगे तो इन सब के बीच में आपको एक लाइन दिखेगा, बॉर्डर। लेकिन रियल में ऐसा कोई बॉर्डर होता नहीं है, वो इमेजिनरी है। जैसे आप 9th या 10th में जियोग्राफी पढ़े होंगे तो ग्लोब के ऊपर भी तमाम रेखाएं पढ़े होंगे, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा वगैरह, लेकिन ऐसी कोई रेखा आप ग्लोब पर या अर्थ पर ऐसी कोई रेखा है नहीं। वो विजुलाइज की जाती है कि हाँ इतनी डिग्री से वहाँ से वो लाइन गुजर रही है। अगला हमारे पास आता है, हम बात करते हैं यूनिवर्स का। यूनिवर्स क्या होता है? जब हम लोग सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री सबको इकट्ठा कर लेते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कि वो यूनिवर्स है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जो होते हैं वो दो टाइप की होती है। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, आप ऐसे समझ लो, आप 1 स्पून वाटर ले लो, तो जब 1 स्पून आप वाटर लोगे तो वहाँ पे जो वाटर होगी उसकी डेंसिटी जो होगी वो 1 ग्राम पर ml होगा। आप 1 ग्लास वाटर ले लो, 1 ग्लास वाटर है, वहाँ पर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। आप बड़ी बड़ी टंकी ले लो, वहाँ पर जो वाटर है 1 ग्राम पर ml है। हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी जो है वो आपके क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। आप थोड़ा लो, ज़्यादा लो, उसकी मात्रा जो है, जो उसकी वैल्यू है वो आपका कांस्टेंट है, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इंटेंसिव की बहुत सी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपकी डेंसिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, मोलर कंसंट्रेशन हो गया, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ईएमएफ ऑफ सेल। तो काफ़ी एग्जाम्पल हमारे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप कभी भी डायरेक्ट आपस में जोड़ घटा नहीं सकते हो सर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आपस में जोड़ना घटाना होगा तो उसको पहले आप एक्सटेंसिव में बदलोगे, वहाँ पर उसको जोड़ घटा सकते हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कभी आप डायरेक्ट जोड़ घटा नहीं सकते हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बाद हम लोग आ रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होते हैं किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है क्वांटिटीज़ पर। जैसे मास हो गया, मास अगर आप नंबर बढ़ाएंगे तो वहाँ पर मास जो होगा वो इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम आप वहाँ पर नंबर बढ़ाइए, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ मोल, आप 18 ग्राम वाटर ले लो, मोल 1 मिलेगा, 36 ग्राम वाटर ले लो, नंबर ऑफ मोल 2 हो जाएगा। आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेगा। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी है, गिब्स एनर्जी है, इंट्रोपी है, इंथैल्पी है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी, एक पढ़ा इंटेंसिव और एक पढ़ा एक्सटेंसिव। हम लोगों ने पढ़ा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि अमाउंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल है। 2 टाइप के आपको क्वांटिटीज़ मिलेंगी, एक होगा स्टेट फंक्शन और एक होगा पाथ फंक्शन। आप देखोगे जेईई मेंस या नीट के एग्जाम में तो 4 ऑप्शन दे देता है, बोलता है भैया इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है या कौन सा स्टेट फंक्शन है, कुछ ऐसा बोलता है। तो आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, गिब्स एनर्जी, इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारे एग्जाम्पल हैं स्टेट फंक्शन के। अब मामला ये आता है कि सर आपने एग्जाम्पल तो बता दिया, ये है क्या? स्टेट फंक्शन वो क्वांटिटी है जो कि केवल स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी उनको इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है, बीच में आपने क्या किया उससे हमें कोई मतलब नहीं। उनको केवल इनिशियल और फाइनल से मतलब है, इनको पाथ से मतलब नहीं कि आप वहाँ कैसे पहुँचे हो। दूसरा होता है एक पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन जो कि पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन आप केवल 2 ही याद रख लो, एक हीट होता है और एक वर्क डन होता है। आप ये 2 याद रखो कि सर ने बताया था कि ये 2 जो होते हैं वो पाथ फंक्शन है, बाकी जो मिलेगा आप उसको स्टेट फंक्शन मान के काम कर लो आगे। तो ये हमारे पास हो गया स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थर्मोडायनेमिक यहाँ पर प्रोसेस की बात करें तो जनरली अगर हम लोग यहाँ पर आइडियल गैसेस की बात करें तो आइडियल गैसेस के लिए इन प्रोसेस को डिस्कस करना था। सबसे पहला प्रोसेस हम लोग के पास यहाँ पर है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर मैं बात करूँ तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर वाला कोई प्रोसेस हो, जैसे कि उसका एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो लेकिन उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर हम लोगों ने एक सिस्टम लिया और यहाँ पे हम लोगों ने आइडियल गैस फिल भी कर दिया। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इनको ध्यान देंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस से टेम्परेचर चेंज नहीं होना है। यहाँ पर हम लोगों ने इस गैस को कंप्रेस कर दिया। जब कंप्रेस हम लोगों ने किया तो सिस्टम पर काम हुआ, हमने इसको कंप्रेस किया। जब कंप्रेस किया तो गैसेस पार्टिकल पास आ गए, इनमें नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए हैं सर। कोलिजन बढ़ गए हैं, फ्रिक्शन बढ़ गए हैं, जिससे एक हीट डेवलप होगा। उस हीट से क्या होगा कि वो सिस्टम क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होना था, ये 0 था और अब हम लोग इसको कंप्रेस कर रहे थे। जब यहां से इसको कंप्रेस कर रहे थे तो गैस का वॉल्यूम घटा, डेंसिटी बढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया, नंबर ऑफ कोलिजन, फ्रिक्शन वगैरह बढ़ गए होंगे, हीट बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर Q = ms डेल्टा T की अगर मैं बात करूँ तो ms तो कांस्टेंट है, आपकी हीट बढ़ने के कारण सिस्टम का टेम्परेचर भी राइज करेगा। लेकिन ये तय है कि आप आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में जब आप लोग यहाँ कंप्रेशन करोगे तो सिस्टम हीट को रिलीज कर देगा।
इस पूरे मामले में आपको क्या याद रखना है, केवल एक लाइन याद रखना है, अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगला मामला यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंशन का। जब यहाँ पर ये एक्सपेंड होगा तो यहाँ पर जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन फ्रिक्शन वगैरह घटेंगे तो हीट घटेगा। तो जो हीट घटेगा जिसके कारण से टेम्परेचर भी घटना शुरू होगा, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए ये सिस्टम हीट को फिर एब्जॉर्व करेगा सराउंडिंग से। जब ये सिस्टम हीट एब्जॉर्व करेगा यानी ये इंडोथर्मिक मामला है। पूरा का पूरा मामला में आपको क्या याद रखना है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर कंप्रेशन का है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो वो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। आपको केवल दो लाइन याद रखनी है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन, जब भी कंप्रेशन होता है आइसोथर्मल तो सिस्टम हीट रिलीज करता है, और जब एक्सपेंशन होता है तो वो हीट एब्जॉर्व करता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर आइसोबैरिक प्रोसेस। अब ये आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि ना तो हीट को ले सकते हैं ना तो हीट को दे सकते हैं। जो ये बाउंड्री होती है, बाउंड्री दो टाइप की होती है, एक होता है डाईथर्मल और एक होता है एडियाबैटिक। डाईथर्मल वॉल वो होते हैं, डाईथर्मल बाउंड्री वो होती है जो कि हीट को कंडक्ट कर लेता है। एडियाबैटिक जो वॉल होते हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करती हैं। तो हम लोग अगर किसी एडियाबैटिक सिस्टम की बात करें तो एक चीज तय है कि यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम हीट चेंज नहीं करेगा, यानी कि ना तो हीट लेने वाले हैं ना तो हीट देने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम लोग इसको कंप्रेस करें तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि भाई कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, कोलिजन फ्रिक्शन बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। अब क्या है कि हीट रिलीज तो वो कर नहीं सकते हैं, जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। आपको क्या याद रखना है, छोटा सा मामला याद रखना है, अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो सिस्टम का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। एक्सपेंशन की बात करें, यहां से ये एक्सपेंड करेगा। जब ये एक्सपेंशन करेगा तो एक्सपेंशन के दौरान यहाँ का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा। जब डेंसिटी घट जाएगा तो कोलिजन और फ्रिक्शन घटेगा, हीट घटेगा, यानी सिस्टम का टेम्परेचर गिर जाएगा। फिर से वही दो मामले आपको याद रखने हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज कर जाएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, आगे चलेंगे हम लोग जब जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसके एक्सेप्शन केसेस क्या हैं। फिर से एडियाबैटिक कंप्रेशन अगर हुआ है तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में सिस्टम का टेम्परेचर राइज किया होगा, अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया जाए तो सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हुआ होगा। इस टाइप की सिस्टम जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं थर्मस फ्लक्स। और जो आइसोथर्मल सिस्टम होते हैं उनको बोलते हैं थर्मोफ्लक्स। तो ये दो टाइप के हम लोगों ने प्रोसेस पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जहां पर सिस्टम का वॉल्यूम वेरी नहीं करेगा। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस में जो सिस्टम है वो दो या दो से ज़्यादा स्टेप अटेंड करेगा और फाइनली वो अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। यानी साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सिस्टम दो या दो से ज़्यादा स्टेप प्रोसीड करते हैं और फाइनली वो अपने इनिशियल पोजीशन को अटेंड कर लेते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इस थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे इसको जनरली पढ़ा के ख़त्म नहीं किया जा सकता।
अगर आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, और इरिवर्सिबल में 2 एक्सपेंशन पढ़े होंगे। एक होगा आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंशन और एक हुआ होगा आपका फ्री एक्सपेंशन। फिलहाल उतना तब पढ़ा जाएगा जब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल नाम से आप लोग समझ लीजिए, रिवर्सिबल एक्सपेंशन या रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि इनफाइनाइट स्टेप में होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कई स्टेप में, मल्टीपल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप में प्रोसीड करते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो सिंगल स्टेप में प्रोसीड करता है सर। इरिवर्सिबल प्रोसेस सिंगल स्टेप, इनिशियल फाइनल खत्म। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो कई स्टेप में, मल्टीपल स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में ये प्रोसीड करते हैं, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो। तो ये रहा हम लोग के पास इतने प्रोसेस जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा, जो कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे आप बढ़ते चलोगे मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता चलूंगा। यहां पर हम लोगों ने पीवी का कुछ ग्राफ दिखा है। ग्राफ ए है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये 4 मैंने आपको दिया, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इन सारे प्रोसेस के नाम बता देने हैं। नेम, आप सारे सिस्टम में ये जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं उन प्रोसेस के नाम बता दीजिए। यहां हम लोग आते हैं, यहां हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देख रहे हैं। यहां देख रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। यहां पर प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर कांस्टेंट जा रहा है, ये आइसोबैरिक हो गया। यहां आ जाते हैं, प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल। यहां आ जाते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है सर, जो डी है वो प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस। यानी कि आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। इसमें आपको सभी ग्राफ में वापस से प्रोसेस बताने हैं कि इस ग्राफ में कौन सा प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है। वापस से मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, चारों को आप रीड करो और बताओ कहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। फास्ट। ये P1/V का ग्राफ है, ये प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है, ये आपके वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ है, और ये आपके प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। आपको बताना है केवल इतना कि किस ग्राफ में किस टाइप का प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस आपको बताने हैं। बताएं। चलिए क्वेश्चन ए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर प्रेशर और 1/V का ग्राफ है। अगर आप लोग बॉयल्स लॉ पढ़े होंगे तो बॉयल्स लॉ में ये बताया गया था, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर यहां से इस ग्राफ को समझा जाए कि हम लोग ओरिजिन से जब इधर की तरफ जा रहे हैं, जब इस एक्सिस पे बढ़ रहे हैं, तो इस एक्सिस पे जाने पर 1/V की वैल्यू बढ़ रही है। 1/V की वैल्यू बढ़ने का मतलब, सीधा मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम की वैल्यू कम हो रही है। भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तभी तो 1/V की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे जब हम लोग इस एक्सिस पे बढ़ रहे हैं तो इस एक्सिस पे बढ़ने के साथ 1/V की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो घट रहा है। जब वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर स्टेट बढ़ता जा रहा है। यानी ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता था? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था।
बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता था? हमेशा आपका टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट रहता था, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन बी में। तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर का ये ग्राफ है। प्रेशर और टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका गैलूसिक लॉ था। अगर आप सिस्टम के वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर था। स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस। सी में हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी में अगर हम देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, या वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये है आपका चार्ल्स लॉ, यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट है सर। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। डी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पे हम लोग आते हैं और ए से बी जाते हैं। तो ए से बी आने पर प्रेशर कांस्टेंट, तो ये आइसोबैरिक। बी से सी आते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक। सी से डी आते हैं प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक। डी से ए आते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक। तो ये रहा कुछ प्रोसेस जो कि हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से पढ़ा। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बनाएं। यहां पर एक कोई सिस्टम है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, सॉरी अमाउंट ऑफ गैस आपका फिक्स है, कांस्टेंट है। यहां पे आपका ओ से ए एक प्रोसेस है। यहां पर सिस्टम ओ से ए जाता है, दूसरा ओ से बी एक्सपेंड है, तीसरा आपका ओ से सी है, चौथा आपका ओ से डी है। आपको इन सभी प्रोसेस के नाम बताने हैं कि ओ से ए क्या होगा, ओ से बी क्या होगा, ओ से सी क्या होगा और ओ से डी क्या होगा। बनाएं, सभी प्रोसेस के यहां पर नाम आप बताएं। सभी प्रोसेस के ओ से ए क्या है, ओ से बी क्या है, ओ से सी और ओ से डी, चारों प्रोसेस के आप नेम बताइए। हम लोग यहाँ पे ओ से ए आ रहे हैं। जब आप ओ से ए आ रहे हो तो प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ से आप इसको देखें तो ओ से ए आने पर प्रेशर कांस्टेंट, यानी ओ से ए पे प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। ओ से डी आ जाते हैं। आप ओ से डी आते हो, आप देखते हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी कि दो प्रोसेस में तो लड़ाई नहीं है, दो प्रोसेस तो क्लियर हो गया। कौन कौन से प्रोसेस? ओ से ए, ओ से ए आइसोबैरिक हो गया है और ओ से डी जो है आइसोकोरिक हो गया है। अब हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक है ओ से बी का प्रोसेस है और दूसरा ओ से सी का प्रोसेस है। इन दोनों ग्राफ में ओ से बी, ओ से सी, इन दोनों ग्राफ में देखें तो इन दोनों ग्राफ में एक्सपेंशन हो रहा है और इन दोनों एक्सपेंशन में देखिए आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा है। लेकिन इन दोनों में अमाउंट ऑफ गैस तो आपका कांस्टेंट था। जब अमाउंट ऑफ गैस आपका कांस्टेंट है और अगर आप ध्यान दें तो फाइनल वॉल्यूम भी दोनों का बराबरी है सर। इनिशियल वॉल्यूम दोनों का बराबर था और फाइनल वॉल्यूम भी दोनों का बराबरी है। यानी कि ओ से बी और ओ से सी, ये जो दो एक्सपेंशन हुए हैं, इन दोनों एक्सपेंशन में अमाउंट ऑफ गैस और फाइनल वॉल्यूम दोनों गैस के लिए बराबर आया। यानी कि अगर हम लोग पीवी बराबर एनआरटी की बात करें तो दोनों एक्सपेंशन में, क्योंकि सिस्टम ने एक कॉमन वॉल्यूम अचीव किया है, अमाउंट ऑफ गैस तो पहले से कांस्टेंट ही है, आर गैस कांस्टेंट पहले से था, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है।
इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एक्सपेंशन में अगर आपका वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है तो जो भी वेरिएशन आ रहा है प्रेशर में वो टेम्परेचर से आ रहा है। यहां पर हम लोग आ गए सर। अगर हम लोग देखें तो जो ये एक्सपेंशन हुआ है O से B का, इस O से B के एक्सपेंशन में, इस O से B के एक्सपेंशन में यहां प्रेशर ज्यादा है। हम O से C पर आते हैं तो O से C पर आने पर यहां पर प्रेशर कम है। यहां पर अगर आप देखो तो ये PA और ये PB, या यहां पर P1 और P2, तो P1 की वैल्यू बड़ी है, P2 की वैल्यू छोटी है। यहां पर P1 बड़ा है, P2 छोटा है। यानी कि जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब यह निकला कि जो O से B का एक्सपेंशन है, यहां O से जो ये B का एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा और O से C के एक्सपेंशन में टेम्परेचर लगातार गिरा होगा। टेम्परेचर लगातार गिरा होगा जिसके कारण से यहां पे प्रेशर आपको कम मिल रहा है। यानी कि O से C हम लोग आ रहे हैं तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ही सिस्टम का टेम्परेचर गिरता है। O से B आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर जो होते हैं वो कांस्टेंट होता है। तो अगर O से B में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और O से C जो है वो आपका एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। यानी इस पूरे मामले को अगर हम समझें तो यहां पर O से A एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, O से B आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, O से C एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और O से D जो है ये एक आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। अभी इन सभी चीजों में कहीं कोई दिक्कत, इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे ग्राफ में कहीं कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, यहां पर हम लोग के पास एक प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस कई स्टेप में है। आइडियल गैस है, A से B जा रहा है, B से C है, C से D है, D से E है, E से F है और F से A है। यहां पर सिस्टम इतने प्रोसेस मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको बताना है कि A से B कौन सा प्रोसेस होगा, B से C कौन सा प्रोसेस होगा, C से D कौन सा होगा, D से E, E से F और F से A। यहां पर सिस्टम कौन कौन से प्रोसेस कर रहे हैं उन सभी के नाम बताने हैं। वापस से मैं 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करिए इसको। टेम्परेचर दिया हुआ है कि T1 जो है वो T2 से बड़ा है। चलिए आपका समय खत्म हुआ। यहां पे हम लोग आए हैं A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से A की बात है। कह रहे हैं कि हम लोग जो डिफरेंट स्टेप में प्रोसेस कर रहे हैं, हम लोग को हर स्टेप को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा कब है, जबकि A, B और F पे टेम्परेचर T1 है। A, B और F, A, B, F यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपका T1 है। आगे क्वेश्चन बता रहा है कि C, D और E, इस C, D, E पे जो टेम्परेचर है वो आपका T2 है। आपको पता लगाना है कि यहाँ पर कहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया A से B के लिए। अगर हम A से B की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि A और B पर प्रेशर कांस्टेंट है। अगर A से B के बीच में प्रेशर कांस्टेंट है तो A से B का जो प्रोसेस हुआ वो आइसोबैरिक हुआ। लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कॉमन है सर। यहाँ पर A पे जितना टेम्परेचर है उतना ही B पर है।
यानी कि ए से बी जब हम लोग जा रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि आइसोबैरिक तो है, साथ में आइसोथर्मल भी है। यानी कि जो ए से बी का प्रोसेस है वो आइसोबैरिक है, साथ में ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। हम लोग यहां पर बी से सी आ रहे हैं। अगर आप B से C आते हो तो आप देखो B की तुलना में C पर वैल्यूम इंक्रीज किया है, यानी कि B से C के बीच में यहां पर एक एक्सपेंशन हो रहा है। यहां सिस्टम जो है वहां पर एक्सपेंशन कर रहा है, और ये जो एक्सपेंशन कर रहा है उस एक्सपेंशन में सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ये हम लोग को कैसे पता चला? उन्होंने ये खुद दे रखा है कि भाई तुमको जो B पॉइंट पर है वो टेम्परेचर T1 था, और जो तुम्हारे पास C पॉइंट पर है वो टेम्परेचर T2 है। यानी कि जब तुम B से C पर आते हो तो टेम्परेचर ये डाउन हो गया, T1 से टेम्परेचर T2 हो गया। तो हम लोग जब B से C आ रहे हैं तो B से C पर आने पर एक तो हमने पाया कि एक्सपेंशन हुआ, उस एक्सपेंशन में अगर हम देखें तो प्रेशर हमारा गिर गया सर, प्रेशर डाउन हुआ है, वॉल्यूम बढ़ गया है। और यहां पर हम लोगों ने ये पाया कि जब वॉल्यूम बढ़ा है तो साथ में टेम्परेचर भी गिर गया है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि ये एक एक्सपेंशन है। तो अब मामला ये आता है ये किस टाइप का एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है। तो यहां पे आप ध्यान दें तो ये एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर भी गिर गया है। और हम आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए कि जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है वहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जो आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है वहां टेम्परेचर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है। तो यहां पर B से C का जो प्रोसेस होगा ये एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। B से C का जो मामला है, B से C एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। आगे चलते हैं, हम लोग यहां से C से D आते हैं। जब C से D आते हैं तो C और D पर हम लोग एक कॉमन वैल्यूम पा रहे हैं, यानी कि वैल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। तो टेम्परेचर चेक करते हैं तो हमने पाया कि C और D पर टेम्परेचर T2 है, यानी कि C से D पर हम लोग जब आते हैं तो ये तो आइसोकोरिक है, साथ में ये आइसोथर्मल भी हो गया। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, साथ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब हम लोग आते हैं D से E की तरफ। जब D से E की तरफ आते हैं तो यहां पर हम लोग ने पाया कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो D से जब E की तरफ आए हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आपका एक आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। रही बात टेम्परेचर चेक करने की, तो हमने पाया कि जितना टेम्परेचर D पर है उतना ही टेम्परेचर E पर है, यानी कि D से E पर आते हुए आइसोबैरिक है, साथ में एक आइसोथर्मल प्रोसेस भी है। यानी कि हम लोग D से E आते हैं तो आइसोबैरिक है और साथ में ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और E से F की तरफ आ रहे हैं। जब हम लोग E से F की तरफ आ रहे हैं तो E पर जो वैल्यूम हम लोग ने पाया है और जो F पर पाया है, E की तुलना में F पे वैल्यूम कम है। यहां पर आप देखिए ये है वैल्यूम ऑफ E और ये है वैल्यूम ऑफ F। तो आप जब E से F की तरफ आते हो तो E से F की तरफ आते समय आपका वैल्यूम कम हो गया है, वैल्यूम कम हुआ है, साथ में प्रेशर इंक्रीज कर गया है। तो इतनी चीजों से हम लोग एक चीज तो समझ रहे हैं कि ये कंप्रेशन होगा। यहां पर वॉल्यूम का कम होना और प्रेशर का बढ़ना ये हमको बता रहा है कि इस गैस का यहां पर कंप्रेशन हुआ। तो अब मामला ये आता है कि कंप्रेशन हुआ तो किस टाइप का कंप्रेशन है, आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है। इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग को टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। पता चला कि E पे टेम्परेचर T2 था और जब हम लोग F पे पहुंचे तो टेम्परेचर T1 है। हम लोग को पता है कि हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, चाहे कंप्रेशन चाहे एक्सपेंशन, उसमें टेम्परेचर बदलता नहीं है, यानी टेम्परेचर का वेरिएशन हम लोग को एडियाबैटिक में मिलता है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है और जो एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सपेंशन है तो उस एक्सपेंशन यहाँ पे कंप्रेशन है तो उस कंप्रेशन में सिस्टम का टेम्परेचर राइज होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले T2 था, बाद में टेम्परेचर T1 हो गया, यानी कि टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ सर।
यानी कि E से F हम लोग आते हैं तो E से F आने पर हम लोग का एक एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। अब हम लोग पहुंचते हैं F से A, तो F से जब A हम लोग जाते हैं तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि यहां पर एक ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो ये रहा इस पूरे ग्राफ का स्टेप, यह ईच स्टेप कैसा कैसा प्रोसेस कर रहा है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, यहां पे हम लोग A से B आए हैं। A से B आने पर यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट, तो A से B का जो प्रोसेस है वो आइसोबैरिक है और साथ में आइसोथर्मल है। B से C आने पर एक्सपेंशन हुआ है और टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो B से C पर आने पर ये एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। C से D हम लोग आ गए हैं, तो C से D आने पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो C से D आने पर ये आइसोकोरिक हो गया है और साथ में आइसोथर्मल। D से E हम लोग आए हैं, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक है, साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल। E से F हम लोग आते हैं, कंप्रेशन हुआ है सर। E से F आने पर कंप्रेशन हुआ है और टेम्परेचर राइज हुआ है, तो ये यहां पर एक एडियाबैटिक कंप्रेशन है। F से A आते हैं, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी आइसोकोरिक के साथ साथ ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है, किसी भी सिस्टम में जितनी भी टाइप की एनर्जी प्रेजेंस होती हैं उन सभी एनर्जी का सम, किसी भी सिस्टम में जितनी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है उन सभी एनर्जी का सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। जैसे काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलास्टिक, न्यूक्लियर, जितनी भी एनर्जी हो सकती है उन सभी एनर्जी का सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते, आप हमेशा उसका चेंज फाइंड करते हो, यानी कि आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखते हैं सर। तो इंटरनल एनर्जी एनसीईआरटी में यू से दिखाते हैं, हम लोग इंटरनल एनर्जी यहाँ पर ई से पढ़ेंगे। तो जो इंटरनल एनर्जी है ये बराबर है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डैश डैश डैश। यानी सिस्टम में आपके पास जितनी भी टाइप की एनर्जी पॉसिबल है उन सभी एनर्जी का जो सम होता है उस सम, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी। द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंस इन एनी सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अगर मैं बात करूँ इंटरनल एनर्जी की, थोड़ा सा टॉपिक के हट के मामला है, अगर मैं इंटरनल एनर्जी केवल किसी आइडियल गैस की बात करूँ, तो आइडियल गैस जब आपने पढ़ा तो यहाँ पर आप लोगों ने आइडियल गैस में एक थ्योरी पढ़ा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिसको सेल्सियस, बोल्ट्जमैन वगैरह साइंटिस्ट ने दिया था। आइडियल गैस में या काइनेटिक थ्योरी में क्लियर था कि गैसेस पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन नहीं है। जब गैसेस पार्टिकल, आइडियल गैसेस के पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई सवाल नहीं था। यानी कि जो आइडियल गैस है उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो 3/2 RT होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तभी आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। किसकी? आइडियल गैस की। यानी कि जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होगी वो केवल और केवल फंक्शन होगा टेम्परेचर का। इसका मतलब ये कि जहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा वहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा। ये केवल और केवल है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस में जब तक टेम्परेचर नहीं वेरी करेगा तब तक आपका इंटरनल एनर्जी वेरी नहीं करेगा। वापस आते हैं पॉइंट पर, इंटरनल एनर्जी हम पढ़ रहे थे। इंटरनल एनर्जी क्या है? किसी सिस्टम में मौजूद सभी टाइप की एनर्जी का सम, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का हम फाइंड नहीं करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं।
आइडियल गैस के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है आइडियल गैस का, वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है यानी कि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। आगे चल रहे हैं। इंटरनल एनर्जी में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एक बात और लिख लेना, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये अमाउंट पर डिपेंड करेगा। हमारे पास एक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में। वैसे तो हम लोग को 3 लॉ पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड और थर्ड। आज हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए कई लोगों ने अपने अपनी स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे आसान जो स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ऑलवेज चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम लोग हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को बदलते हैं सर। इस यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। यहां पर हम लोगों ने एक सिस्टम लिया है, इस सिस्टम की एनर्जी जो थी यहां पर E1 थी। अगर आप हीट और वर्क डन के नेचर की बात करें तो हमारे यहाँ केमिस्ट्री में हम लोग सारा का सारा चीज़ें जो हैं एनालिसिस करते हैं वो सिस्टम को लेके करते हैं। सिस्टम, फिजिक्स वाले जो बात करते हैं वो हमेशा बात करते हैं सराउंडिंग की। इसीलिए हीट और वर्क डन को लेकर हमारे और उनका जो साइन कन्वेंशन है वो हमेशा अपोजिट चलता है। एग्जाम्पल, हमारे पास ये कोई सिस्टम है, हम लोगों ने इनको एनर्जी दे दिया। हमारे हिसाब से, हम लोग की केमिस्ट्री के हिसाब से, भाई हमने सिस्टम को एनर्जी दिया, हमारे सिस्टम की एनर्जी बढ़ी है, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। वो क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ये सिस्टम है, आपने उसको एनर्जी दिया, आपकी सिस्टम का एनर्जी बढ़ा, लेकिन इसको एनर्जी दिया कौन? उनके हिसाब से सराउंडिंग ने दिया था, तो सराउंडिंग की एनर्जी घटा, तो वो उसको नेगेटिव लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को मिला, सिस्टम का प्रॉफिट है, हम प्लस लेते हैं। ये सिस्टम है, हीट लॉस करता है। जब ये लॉस करता है तो सिस्टम की एनर्जी तो घटी, तो हम लोग अपने यहाँ लेते हैं इसको नेगेटिव। लेकिन फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं, नहीं, सिस्टम ने हीट लॉस किया, लिया सराउंडिंग ने, तो सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ी, तो वो उसको पॉजिटिव लेते हैं। फिलहाल फिजिक्स की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ केमिस्ट्री में वापस आएंगे। सिंपल सा मामला है, सिस्टम है, एनर्जी लिया है तो वो प्लस है, सिस्टम एनर्जी लॉस कर दिया है तो वो हमारा नेगेटिव है। यानी इंडोथर्मिक प्रोसेस, जहां पर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्व करता है, जहां पर ये सिस्टम एनर्जी एक्सेप्ट करता है, वो हमारे लिए प्लस है। और जहां सिस्टम हीट इवॉल्व करता है, सिस्टम हीट रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उस हीट को हम लोग नेगेटिव लेंगे। अगली बात हमारे पास रहा वर्क डन का। वर्क डन के लिए क्या है, अभी हमने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ाया या आपको आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ाया। हमने बताया कि ये कोई गैस है, आप उसको कंप्रेस करते हो, तो जब कंप्रेस करते हो तो वॉल्यूम कम हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है, फ्रिक्शन कोलिजन बढ़ता है, सिस्टम में एनर्जी डेवलप होती है। यहाँ तक कि मैंने बताया कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वहाँ पर टेम्परेचर राइज कर जाता है, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वहाँ पे हीट रिलीज हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जब सिस्टम पर काम होता है, जब सिस्टम पर वर्क होता है, तो वहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, किसकी? सिस्टम की, हम उसको प्लस लेते हैं। यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम हम प्लस लेते हैं। और यहाँ पर अगर सिस्टम काम करता है, सिस्टम काम क्या करेगा? एक्सपेंड करता है, पिस्टन को, रिम और पिस्टन को वो ऊपर ढकेलता है। जब ये सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सपेंड करता है तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ती तो डेंसिटी घट जाती है, नंबर ऑफ कोलिजन फ्रिक्शन घट जाते हैं, हीट घट जाता है, हम लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। अभी आपको क्या समझना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम पॉजिटिव है, हीट इवॉल्व बाय सिस्टम नेगेटिव है। फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो इसका जस्ट उल्टा कर लीजिएगा, केमिस्ट्री में फिर से समझ लीजिए, ये सिस्टम है, हीट ले लिया प्लस है, हीट निकाल दिया माइनस है, वर्क डन सिस्टम पर हुआ प्लस है, वो हीट रिलीज कर दिया माइनस है। यहां पे हम लोग आते हैं अपने काम पर, तो हमने पाया कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 रही होगी। हमने सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करवाया Q, सिस्टम को हमने Q एनर्जी दे दिया, और सिस्टम पर हम लोगों ने यहां पर W काम किया।
हम लोगों ने सिस्टम को कंप्रेस किया, एक तो हीट दे दिया, ऊपर से W काम भी कर दिया। सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा वो E2 हो गया। जो हमारा E2 है यानी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो हमारा इनिशियल इंटरनल एनर्जी शुरू में रहा होगा वो, और जो आपने उसको प्रोवाइड करवाया है वो, और जो आपने सिस्टम पर काम किया है वो, इन सब को इकट्ठा रखते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम लोग इस साइड भेजते हैं, यानी कि यहां से E2 माइनस E1 Q प्लस W, यानी कि यहां से आप देख सकते हो कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये हो गया है Q प्लस W, यानी कि जो भी इंटरनल एनर्जी आपको चेंज मिलेगा वो हीट और वर्क डन का सम होगा। यानी यहां पर जो भी आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो आपका हीट और वर्क डन का सम होता है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर एक सिस्टम है, इस पर हम लोगों ने 50 कैलोरी एनर्जी हमने इस सिस्टम को दे दिया। इस 50 कैलोरी एनर्जी लेकर इस सिस्टम ने 100 जूल वर्क किया। फाइंड द इंटरनल एनर्जी चेंज, आपको इंटरनल एनर्जी चेंज फाइंड करना है। क्वेश्चन फिर से सुन लें, आपने इनको 50 कैलोरी एनर्जी दिया है, 50 कैलोरी एनर्जी लेकर वो 100 जूल वर्क डन किए हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि इस पूरे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा। फाइंड करें, बताएं। जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा ये बराबर होगा Q प्लस W के, क्योंकि सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्व किया था तो मामला इंडोथर्मिक था, हमको उसको प्लस लेना था, हमने इनको प्लस ले लिया सर। तो यहां पे हमारे पास आ गए 50 कैलोरी। एक छोटी समस्या ये थी कि हीट तो इन्होंने कैलोरी में एब्जॉर्व किया है, वर्क डन इन्होंने जूल में कर दिया है। आप सब कुछ जूल में बदल दो, जूल SI है। तो हीट जो 50 कैलोरी था हमने इसको जूल में बदलने के लिए 4.18 का मल्टीप्लाई कर लिया। रही बात वर्क डन का, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, सिस्टम ने काम कर दिया है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम के केस में हम लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। यहां से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको यहां से इंटरनल एनर्जी चेंज फाइंड हो जाएगा। यहां पे अभी हम लोगों ने पाया कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो आपका Q प्लस W है। यहां पर जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो Q, जो ये W यानी कि वर्क डन है, वर्क डन होता है P डेल्टा V। ये हमारा कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पर एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। यहां पर एक सिस्टम है, यहां पर गैसेज हैं, यहां पर गैसेज हैं और ये P एग्जर्ट है। इस एग्जर्टेड प्रेशर के अगेंस्ट में जो भी एक्सपेंशन कंप्रेशन जो भी हो रहा हो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा वर्क डन है। यानी कि यहां पर जो है P वो P एग्जर्ट है, यानी जो सिस्टम पर प्रेशर लग रहा है। यानी जिस दिन सिस्टम पर प्रेशर नहीं लगेगा वर्क डन 0 हो जाएगा। ये आपको हम पढ़ाएंगे फ्री एक्सपेंशन में, फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन जो है वो आपका P एक्सर्ट डेल्टा V है। ये आपका एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द सिस्टम और चेंज इन वॉल्यूम है। यानी अगर आपका एक्सर्टेड प्रेशर 0 हो जाए तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। ऐसा केवल वैक्यूम में आप पाएंगे जब आपके सिस्टम पर कोई प्रेशर नहीं होता। यहां से अगर एक चीज देखें, मान लो किसी भी सिस्टम में कोई प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, यानी डेल्टा V की वैल्यू 0 हो गई।
तो जहां पे डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो आपका हीट का बराबर है, यानी कि हीट एट अ कांस्टेंट वैल्यूम आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग ने पाया कि अगर किसी सिस्टम पर एग्जर्टेड प्रेशर 0 तो वर्क डन भी 0, और मान लो अगर यहां पर प्रेशर 0 हो जाए तो सिस्टम जो भी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व करेगा वो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये इंथैल्पी है क्या। हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री में लगभग 90% रिएक्शन होते हैं ये हम लोग एक ओपन सिस्टम में करा रहे होते हैं। तो ओपन सिस्टम में जो भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होता है उसी को हम लोग इंथैल्पी बोल देते हैं। यानी इंथैल्पी जो है वो हीट है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम जो भी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व करेगा उसको हम लोग बोल देंगे कि वो इंथैल्पी चेंज है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डेल्टा E इक्वल टू हमारे पास Q माइनस P डेल्टा V है, ये माइनस जाके प्लस हो गया, तो Q इक्वल टू यहाँ पे आ गया है प्लस P डेल्टा V। ये जो हीट है जो कि सिस्टम ने एक कांस्टेंट प्रेशर पर ले या दे तो आप इसी हीट को बोल देंगे इंथैल्पी। तो यहाँ पर आ जाएगा इंथैल्पी, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हो जाएगा P डेल्टा V। यानी कि चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी P डेल्टा V। यानी कि चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू डेल्टा E प्लस P V2 माइनस V1। चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा E प्लस P2 माइनस P1 V। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। डेल्टा H इक्वल टू यहाँ पर है डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। तो ये आपके सारे इंथैल्पीज के फॉर्मूले हैं। अगर आप जेई के बच्चे हैं, एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप जब एडवांस ये क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इस पर आपको क्वेश्चन वहाँ एडवांस वाली बुक में मिलेंगे। बैक ईयर में, ओल्ड ईयर में इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, एक क्वेश्चन बनवाता हूँ। यहां पर हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखा है, आपको बताना है कि ये जो दिया गया रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए कौन सा कंडीशन जो है वो करेक्ट है। हमारे पास है डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E, B डेल्टा H लेस देन डेल्टा E, C डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E। चौथा ऑप्शन आप लोग का फेवरेट वाला नॉन ऑफ दिस। बनाइए इसको। बनाएं। यहां पे सिंपल रिलेशन डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT लगाइए।
डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल गैस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल गैस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में यहाँ पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं है, तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1। डेल्टा एन की वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस आर टी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर डेल्टा ई में कुछ ऐड करने पर डेल्टा एच आ रहा है, यानी कि डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो इस इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज पर कुछ और अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपके पास बुक्स है तो आप एडवांस की बुक में देखेंगे तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऑन H2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए H2On पर बने रहिए।